अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक ऐसी दोशीज़ा की कहानी जो जिनज़ादे के बच्चे की माँ बनने वाली थी। अरे इस घर में फ़ोन उठाना जैसे मेरी ही जिम्मेदारी है। कोई पास बैठा हो उठाना गवारा नहीं करता। टेलीफोन की मुसलसल बजती घंटी पर अम्मी किचन से बुड़बुड़ाते हुए निकली। मैं फ़ोन की घंटी और अम्मी की बुड़बुड़ाहट दोनों ही को नज़रअंदाज किए टीवी पर अपना पसंदीदा कुकिंग शो देख रही थी। अम्मी ने मुझे घूरते हुए फ़ोन उठाकर कान से लगाया। थोड़ी देर बाद कहने लगी, ओह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनके मुंह से निकला तो मेरे कान खड़े हो गए। क्या हुआ अम्मी? अपनी जगह से उठकर मैं उनके करीब चली गई। मेहरुन्निसा का इंतकाल हो गया है, अम्मी ने फोन कान से हटाते हुए शिकस्ता लहजे में बताया। क्या? कैसे? मुझे धचका लगा। पता नहीं, तुम्हारी खाला ने इतला दी है, बाकी तफसील तो वहां जाकर ही पता चलेगी। अरे जवान बच्ची थी, जाने कौन सी बीमारी खा गई उसे। अम्मी बहुत रंजीदा नजर आ रही थी, आंखों में नमी तैरने लगी। उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा मेरी आंखों के सामने आकर ठहर सा गया। प्यारी मेहरुन्निसा अब इस दुनिया में नहीं रही, ये सोचकर ही मेरा दिल टूटने लगा था। आंखों से आंसू लड़ी की सूरत बहने लगे। मेरी उससे मुलाकात बड़ी खाला के घर पर हुई थी। वो अपनी माँ के साथ खाला के घर की ऊपरी मंजिल पर किराए पर रह रही थी। दोनों माँ बेटी मजबूर और गरीब थीं। एक दूसरे के सिवा उनका कोई सहारा ना था। बाप कुछ अरसा बीमार रहने के बाद मर गया। मरने के बाद चचा ने उन दोनों औरतों को घर से निकाल दिया। मेहरू के ननिहाल में कोई था नहीं। मेरी खाला का दिल उनकी कहानी सुनकर पसीज गया। इंतहाई मामूली किराए पर उन्हें अपने पास रख लिया। मेहरुन्निसा ने बीए का इम्तिहान दे रखा था, नतीजे के इंतज़ार में थी। जब नतीजा निकला तो बहुत खुश हुई। मैंने उसकी खुशी उसके साथ मिलकर मनाई। अपनी जेब खर्च से मिठाई मंगवा कर सबका मुंह मीठा करवाया। उसकी माँ भी फूले नहीं समा रही थी। वो जो सबके सामने बहुत खुश थी, तन्हाई पाते ही सिसक पड़ी। क्या हुआ मेहरू? कितने ख्वाब सजाए थे आंखों में कि इतना पढ़ूंगी, कुछ बनूंगी। बाबा को भी बहुत जल्दी थी जाने की। सब कुछ अधूरा और हमें तन्हा छोड़कर चलते बने। उसकी सिसकियों में शिद्दत आने लगी। रेजा रेजा ख्वाबों की किरचियां तो आंखों को लहू लहान कर दिया करती हैं। उसका भी बुरा हाल था। मैंने बहुत मुश्किल से उसे संभाला। सब्र करो मेहरुन्निसा, रब ने ऐसी ही लिख रखा था। किस्मत पर भला किसका जोर चला करता है। तुम कोई नौकरी, मेरा मतलब है स्कूल में उस्तानी लग जाओ या ट्यूशन पढ़ा लो, मसरूफ हो जाओगी। दूसरा खर्चे में सहूलत हो जाएगी। मेरी बात उसकी समझ में जल्द ही आ गई। उसने अमल भी कर डाला। मोहल्ले के एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। शाम में घर पर मोहल्ले के ही 2-4 बच्चे पढ़ने के लिए आने लगे। मसरूफियत ने उस पर बहुत मस्बत असर डाला। रफ्ता रफ्ता वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। हालात को खंदा पेशानी से कबूल कर लिया। मैं गाहे बगाहे उससे मिलने चले जाया करती थी। फिर एक दिन खाला की जुबानी ही पता चला कि मेहरुन्निसा की तबीयत खराब रहने लगी है। डॉक्टर से चेकअप करवाया है, मगर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही। मैं बवजह इम्तिहानात उससे मिलने न जा सकी। इम्तिहानात और प्रैक्टिकल से फरागत के बाद मैं कुछ अयाम के लिए फूफो के घर चली गई। वापस आई तो मुझे मेहरुन्निसा की याद ने सताया। अम्मी से जाने की बात की तो वो खफा होने लगी कि तुम तो शुतरे बेमुहार हो चली हो। एक तरफ से आती हो तो दूसरी तरफ को निकल जाती हो। बस एक दिन की तो बात है अम्मी, फिर आपके सारे काम करूंगी। बहुत आराम सुकून दूंगी आपको। अम्मी को बमुश्किल मना कर थोड़ी जिद करके बड़ी खाला के यहाँ चली आई। कहाँ जा रही हो बिटिया? मुझे सीढ़ियों की तरफ बढ़ते देखा तो खाला ने पुकार लिया। खाला, मैं मेहरुन्निसा से मिलने जा रही थी। मैंने वहीं पहली सीढ़ी पर खड़े खड़े जवाब दिया। बेटा, सरवत और मेहरू तो गुज़िश्ता माह ही यहाँ से चले गए। खाला के इंकशाफ पर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। कहाँ चली गई मेहरू और क्यों चले गए खाला वो लोग? आपने किराया बढ़ा दिया होगा ना? नहीं बेटा, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा उनसे। मेहरुन्निसा बीमार रहने लगी थी। उसी की जिद थी कि यहाँ नहीं रहना, दिल घबराता है। माँ उसकी बीमारी की वजह से मजबूर हो गई और चली गई। जाते हुए उदास और बहुत परेशान थी। कोई अता पता नहीं देकर गई खाला?
तफसीली पता तो नहीं है मेरे पास बेटा। वो कह रही थी कि मोहल्ला मोहम्मदपुरा में शायद जामिया मस्जिद के करीब घर मिला है। खाला जान ने दिमाग पर जोर डालते हुए जवाब दिया। मैंने कह दिया था बहन, जब चाहो आकर मिल जाया करना, मुझ ज़ईफ से कहाँ आया जाएगा। खाला की बात सुनकर मैं दिल महसूस कर रह गई। इतने कम अरसे में हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। इतनी प्यारी दोस्त से दूरी का एहसास दिल में कचोके लगा रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि उड़कर उसके पास पहुंच जाऊं। मैं उसे जरूर ढूंढ निकालूंगी, मैंने दिल में अज़्म किया। अभी मैं अपने इरादे पर अमल भी ना कर पाई थी कि उसकी मौत की खबर सुन ली। अम्मी, मुझे मेहरुनिसा को देखने जाना है। लाडो, तुम्हारे अब्बू और भाई भी शहर से बाहर गए हुए हैं, हम तन्हा कैसे जा सकते हैं। अम्मी प्लीज। मैं सिसक पड़ी। अच्छा चलो, हम खाला की तरफ चलते हैं, जैन से कहेंगे हमें आगे ले चले। हम तन्हा औरतें कैसे पहुंच पाएंगी, घर का मुकम्मल पता भी नहीं हमारे पास। अम्मी ने तो फौरन से पेशतर हथियार डाल दिए। मैंने चादर ओढ़ी और दरवाजे पर जाकर खड़ी हुई। अम्मी ने घर को ताला लगाया और हम रक्शे में बैठकर खाला के घर की तरफ चल दिए। आंसू थे कि बहे चले जा रहे थे। कितनी ही बातें याद आकर रह गई थी। वो खुशमिजाज लड़की, उसकी बातें। ओह मेरे खुदाया, क्यों बुला लिया इतनी जल्दी उसे अपने पास। दिल रब से गिले शिकवों पर उतर आया। अम्मी के कहने पर जैन ने अपनी मोटरसाइकिल हमारे रक्शे के आगे लगा ली। तंग गलियों से गुजरता हुआ रक्शा मेहरू के घर के बाहर जाकर रुका। जैन ने भूरे दरवाजे की तरफ इशारा किया कि ये घर है। उस घर तक पहुंचने में आधा घंटा लगा था और ये आधा घंटा मुझ पर आधी सदी से ज्यादा भारी ठहरा था। रक्शे से उतरकर मैं बर्क रफ्तारी से अंदर की तरफ बढ़ी। दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही कदम मन भर के हो गए। खुद को तकरीबन घसीटते हुए आगे तक ले गई। सामने बरामदे के वस्त में वो सफेद चादर ओढ़े सो रही थी। औरतों का हुज्मे गफीर उस छोटे से बरामदे में समाया हुआ था। हर आंख जवान मौत पर अश्कबार थी, मगर मेहरू की माँ का रोना बिलकना देखा नहीं जा रहा था, और वो जिसके लिए एक माँ तड़प रही थी वो पुरसुकून सो रही थी। मैं अपने बेजान होते वजूद को तकरीबन घसीटते हुए उसका चेहरा दिखने को करीब हुई तो पहली नजर में तो मैं पहचान ही ना पाई। बिल्कुल जर्द चेहरा, जैसे बदन में रत्ती बराबर खून ना हो। पीली रंगत उसकी बीमारी की चुगली खा रही थी। मुझसे अपने कदमों पर खड़ा रहना दोपहर हो गया। करीब था कि गिर पड़ती। अम्मी ने मुझे पीछे से सहारा देकर बिठा दिया। मैं खामोश आंसू बहाती मुसलसल उसके चेहरे को निगाहों के हिसार में लिए बैठी रही। जाने कौन सी मूजी बीमारी मेरी मासूम दोस्त को खा गई। मेरा दिल फटा जा रहा था। जनाजा उठाने का वक्त आया तो उसकी माँ बेबसी के एहसास से होशो हवास खो बैठी। अपना तो उनका कोई था नहीं, मोहल्ले की औरतों ने संभाला। बदन मेरा भी बेजान सा हो गया। अम्मी ने मुझे हौसला तसल्ली देने की नाकाम सही की। तदफीन से फरागत के बाद सब चलते बने। अब वहाँ खाला सरवत के पास मैं, अम्मी और बड़ी खाला ही रह गई थी। खाला सरवत यानी मेहरुनिसा की माँ अभी तक नीम बेहोशी में थी। बड़ी खाला रात वहीं रुकने का इरादा रखती थी। मैंने भी अम्मी से रुकने की इजाज़त तलब की। मेरी हालत के पेश नज़र अम्मी ने चारों नाचार हामी भर ली। रात का एक पहर बीत चुका था। खाला सो रही थी और मेहरू की माँ हनूज बेहोशी के आलम में थी। मैं करीब बैठी उनके चेहरे में मेहरू के नकूश तलाश कर रही थी। मेहरू, मेहरू, उनके लब हिले। मैं झट से उनका हाथ थामकर मजीद करीब खिसक ली। उन्होंने आंखें खोल दी। मेहरू चली गई? उनकी इस्तफहामिया निगाहें मुझ पर मरकूज थीं। मैंने बेबसी से सर हाँ में हिला दिया। 2 आंसू पलकों की बाढ़ तोड़ते हुए मेरे दामन में आ गिरे। खाला के आंसू भी तवातर से बहने लगे। वो क्यों चली गई खाला? क्या हुआ था उसे? तुम्हें नहीं पता? तुम्हें तो वो अपना हर राज बताती थी ना। नहीं खाला। मुझे खाला के सवाल पर धचका लगा। वो बेयकीनी से मुझे तके जा रही थी। मैंने नफी में सर हिलाया। मैं शदीद दुख से दो चार थी कि अपनी सहेली की तकलीफ से मैं बेखबर रही। खाला ने अपनी निगाह फेर ली। आंखें किसी गैर मर्रई नुक्ते पर ठहर गई। यकदम उसकी तबीयत गिरी गिरी से रहने लगी थी। बेटा जी हरदम मतलाता रहता था।
जो खाती थी कैद हो जाती थी। उसकी तबीयत के पेश नज़र मैंने ज़बरदस्ती उससे स्कूल की नौकरी छुड़वा ली और फिर एक दिन उसने मेरे कान में एक सरगोशी की। उसका इंकशाफ मेरे रोंगटे खड़े कर गया। मैंने आओ देखा ना ताओ मार मार कर उसे अधमुआ कर डाला। मैं जब मारते मारते थक चुकी तो रोने बैठ गई। उसे कितनी ही बद्दुआएं दे डाली, मुझे किसी तौर चैन नहीं आ रहा था। वो फर्श पर गिरी कराहती रही, मुझे तरस नहीं आया। उसने बारहा अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की। वो कहती रही कि अम्मा मैंने कुछ गलत नहीं किया, अम्मा ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। लेकिन मैंने उसकी बात ना सुनी। दिल चाहता था उसका गला दबाकर जान से मार डालूं। एक दो बार ऐसा करने की कोशिश भी की, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई नादीदा पुरस्रार ताकत मुझे ये काम करते हुए रोके हुए है। अगले रोज मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई। इरादा था कि उस मुसीबत से जल्द अज जल्द छुटकारा पा लिया जाए। अपने इरादे से मैंने उसे बेखबर ही रखा। पर्ची लेकर अपनी बारी का इंतजार करने लगी। वो निढाल सीप मेरे शाने पर सर रखे बैठी रही, आंखें बंद थीं। उसका चेहरा देख देख कर मेरा दिल होल रहा था। जर्द चेहरा, आंखों के गिर्द स्याह हल्के नमूदार हो रहे थे। हमें मुआयने के लिए पुकारा गया। नकाहत के मारे वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। मैं उसे सहारा देकर लेडी डॉक्टर के कमरे में ले गई। डॉक्टर ने नर्स को इशारा किया तो वो मेहरू को पर्दे की दूसरी जानिब ले गई। मुझसे कोई बात किए बिना ही डॉक्टर भी उठकर पर्दे के पीछे चली गई। कुछ देर उसका चेकअप करती रही। मेहरू के साथ सवाल जवाब का सिलसिला भी जारी था, जो मैं कोशिश के बावजूद भी सुन न सकी। दिल घबरा रहा था कि जाने मेहरू डॉक्टर से क्या कह डाले। मुझे बदनामी का खौफ कचोके लगा रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर ने वापस आकर अपनी निशिस्त संभाली। मेहरू भी छोटे छोटे कदम उठाती मेरे बराबर आ बैठी। डॉक्टर मेज पर झुकी कुछ कहने लगी। कमजोरी हद से ज्यादा है, फूड पॉइजन का भी मसला है। ये मैंने कुछ दवाएं लिख दी हैं, दवा बाकायदगी से लेनी है। परेशान होने की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह तबीयत जल्द संभल जाएगी। डॉक्टर ने तसल्ली आमेज अल्फाज की अदायगी के साथ पर्चा मेरी जानिब बढ़ा दिया, जिसे मैंने कपकपाते हाथों के साथ थाम लिया। तुम बाहर चलो, मैं डॉक्टर साहिबा के साथ बात करके आती हूँ। मैंने मेहरू को कोनी से टहुका देते हुए बाहर जाने का इशारा किया। मेहरू ने उठने की कोशिश की, लेकिन उठ न सकी तो नर्स जल्दी से आगे बढ़ी और सहारा देकर उसे उठाया और अपने साथ बाहर ले गई। उसके बाहर निकलते ही मेरी आंखें बरसने लगीं। डॉक्टर साहिबा, इसके मर्द ने इसे छोड़ दिया है। उस जालिम इंसान ने इसकी हालत का भी लिहाज नहीं किया। मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची उस कमजोर इंसान के बच्चे को जन्म दे। आप इस बच्चे को जाया कर दीजिए, आपकी मेहरबानी होगी। आप किस बच्चे की बात कर रही हैं माँ जी? उसने सपाट लहजे में कहा। मैं एक लम्हे को रोना भूल गई। मेहरू निसा की कोख में पलने वाला बच्चा। आपने पहले किसी जगह चेकअप करवाया है? किसने कह दिया कि वो माँ बनने वाली है? किसी ने आपसे गलत बयानी की है। वो तो उम्मीद से नहीं है। उसकी कोख में कोई बच्चा नहीं है, बस जिस्मानी कमजोरी है। अच्छी खुराक दीजिए, जल्द ठीक हो जाएगी। अपनी बात मुकम्मल करने के बाद उसने नर्स को दूसरे मरीज को लाने का इशारा कर दिया। मैं उलझ कर रह गई कि आखिर मामला क्या है। मेहरू को लेकर घर आई। मैं उससे बात करना चाहती थी, मगर उसकी हालत ठीक ना थी। हालत ठीक होने का इंतजार भी नहीं किया जा सकता था। यह मामला मुझे पुरस्रार सा लग रहा था। मेरी उलझन हर गुजरते पल के साथ बढ़ती चली जा रही थी। दिमाग की रगें इतनी तनी हुई थीं कि मुझे लगता था कि किसी भी लम्हे फट जाएंगी। दिल पर इतना बोझ था कि लगता था धड़कना छोड़ देगा। मैंने उसकी हालत को पसे पुश डालते हुए उसके साथ दो टोक बात करने का फैसला किया कि अब भी न बोली तो मर जाऊंगी, और अपने बाद उसके तन्हा रह जाने का ख्याल भी मुझे मारे दे रहा था। मेहरू, तुम्हें शर्म नहीं आई मुझसे इतना बेहुदा मजाक करते हुए? माना कि मैं आज तक तुम्हारी माँ नहीं बल्कि दोस्त बनी रही हूँ, मगर बच्चे, इतनी फजूल बात तो सोच कर भी इंसान झिझक जाता है। तुमने तो हद ही पार कर डाली। तुम्हें तालीम दिलाने का क्या फायदा हुआ? यह मजाक किसी और के साथ ना कर बैठना, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। वो बिस्तर पर नीम दराज मुझे बेयकीनी से देखे जा रही थी। मैंने कौन सा मजाक कर डाला आपके साथ जो आप इतनी बरहम हो रही हैं अम्मी?
मैं नानी बनने वाली हूँ। ये बेहुदा मजाक नहीं तो और क्या है? ये मजाक नहीं, सच है अम्मी। उसने खुद बताया है मुझे कि मैं माँ बनने वाली हूँ। वो बहुत खुश था, कह रहा था ज्यादा परेशान मत होना, जल्दी तुम्हारी तबीयत संभल जाएगी। आप भी परेशान ना हो, इंशाल्लाह जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। उसके पजमर्दा चेहरे पर लहजा भर को मुस्कुराहट रेंग गई। आंखों के गिर्द स्याह हल्के, जर्द पड़ता चेहरा, सफेद पड़ते होंठ। मुझे एक लम्हे को उससे खौफ महसूस हुआ। कौन है वो? इब्ने सईद। ये नाम लबों पर आते ही उसकी आंखें चमकने लगी और मेरा खून खोलने लगा। जिन्नात की बरादरी से ताल्लुक रखता है अम्मी। उसकी जुबान से ये निकला जुमला मेरे औसान खता कर गया। मैं बेयकीनी और खौफजदा निगाहों से उसे देखने लगी। पिछले माह आपको याद है, स्कूल में फंक्शन था। मैंने काले रंग का सूट पहना था। बाल आपके मना करने के बावजूद पुश्त पर खुले छोड़ दिए थे। आप बहुत खफा थीं। आपका कहना था नजर लग जाती है। हाँ माँ, उसी दिन मैं इब्ने सईद की नजर में आ गई थी। उसने पहली नजर में ही मुझे अपने लिए पसंद कर लिया। वो मेरे पीछे घर तक आया, मगर मुझे पता ही नहीं चला कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। उस रोज तो वो मेरे सामने नहीं आया था। वो मुझसे मिले और इजहार मोहब्बत किए बगैर ही लौट गया। अम्मी, मेरी उससे दूसरी मुलाकात छत पर हुई थी। आपको याद है, आप बाजार गई थी, आपको वापसी पर काफी देर हो गई थी। मैं छत पर चढ़ गई थी, यूं ही मौसम का मजा ले रही थी कि मेरी निगाह साथ वाली छत पर पड़ी, जहां एक खूबरू नौजवान मुझे घूर रहा था। पहले तो मुझे गुस्सा आया, मैं उससे लड़ना चाहती थी, लेकिन फिर खामोशी में बेहतरी जानते हुए नीचे चली जाने की गर्ज से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। अगले लम्हे वो खूबसूरत नौजवान बिल्कुल मेरे सामने आ खड़ा हुआ। मैं घबरा गई। घबराना नहीं प्यारी लड़की, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। उसके लहजे और आवाज में कुछ था अम्मी, जाने क्या था कि उसकी आवाज सुनते ही मैं पुरसकून सी हो गई। उसने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया। उसने बताया कि उसे मेरे बाल बहुत पसंद हैं, उसे मेरी आंखों का रंग बहुत लुभाता है। अम्मी, उसने मेरा हाथ नरमी से थामा और कहा कि आज से तुम मेरी बीवी हो। उसने मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया। मैंने फौरन यकीन कर लिया। अम्मी, यकीन कैसे ना करती। उसकी आंखें उसके एक एक लफ्ज के सच होने की गवाही दे रहे थे। वो खुश शक्ल सच्चा इंसान मुझसे मोहब्बत करने लगा था। ये मेरी खुशकिस्मती थी। मैं जितना नाज करूं कम है। यह हरकत अगर किसी और ने की होती ना अम्मी, तो एक थप्पड़ से उसका स्वागत करती, लेकिन मुझे उसकी बातें अच्छी लगी। मैंने दिल से उसे कबूल कर लिया और मुस्कुराते हुए अपना दूसरा हाथ भी उसके हाथों में दे दिया। वो मध्यम और मस्ताना लहजे में मुझे बता रही थी, और ये सब बताते हुए दिल फरेब मुस्कुराहट उसके लबों पर आन ठहरी थी। मेरे बदन में तो सनसनी सी दौड़ गई। खौफ से मेरा बदन कांप रहा था, लेकिन लब सिले हुए थे। मैं कोशिश के बावजूद उससे कोई सवाल न कर सकी। उसकी निगाहें सामने दीवार पर जमी हुई थीं। वो मदहोशी किसी कैफियत में कुछ वक्फे के बाद फिर गोया हुई। अम्मी, एक दिन मैं स्टोर में सफाई की गर्ज से गई तो उसे वहां देखकर ठिठक गई। इससे पहले कि मैं शोर मचाती, उसने हाथ रखकर मेरा मुंह बंद कर लिया। मैंने पूछा कि वो यहाँ कैसे घुस आया? क्या वो कोई चोर उचक्का है? घर में नकब लगाने का इरादा रखता है क्या? तब उसने बताया कि वो कोई आम इंसान नहीं है जो ऐसी नीच हरकतें करेगा। वो तो जिन ज़ादा है, इब्ने सईद नाम है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए आता है। अम्मी, तुम्हारा दामाद सच्चा है, उसे दिलो जान से कबूल कर लो। इल्तिजाइया लहजे में कहती वो सोने के लिए लेट गई और आंखें मूंद ली। मैं फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी। खौफ से रगों में खून जमता हुआ महसूस हो रहा था। दिमाग में बहुत से सवालात थे, मगर पूछने की हिम्मत ना कर पाई। मैं खौफजदा उसके पास से उठ गई। मुझे उसके वजूद से भी वहशत होने लगी। सारी रात उसके अल्फाज मेरे कानों में गूंजते रहे। मैं खुद में सिमटी बिस्तर में बैठी रही। रात आंखों में कटी। ऐसा भला कैसे हो सकता है? एक जिनजाता और महरून निसा। मुझे सोचकर ही झुरझुरी सी आ जाती थी। मैं उसकी बातों पर जितना गौर करती उतना ही उलझ जाती। अगले कुछ दिनों में उसकी तबीयत कुछ कुछ संभलने लगी। एक दिन मैं उसके लिए खाना लेकर कमरे में आई तो वो वहां मौजूद न थी। खाना मेज पर रखकर वहीं बैठ गई। मैं समझी कि वो वॉशरूम में है। कितनी ही देर बैठी रही, मगर वो बाहर ना निकली तो मुझे तशवीश हुई।
اٹھ کر دروازے کے قریب جا کر کھڑی ہوئی، 2-3 بار اسے پکارا مگر جواب نہیں آیا۔ میں نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلتا چلا گیا، وہ وہاں نہیں تھی۔ میں گھبرا کر کمرے سے باہر نکلی اور اسے ڈھونڈنے لگی۔ سب کمرے دیکھ لیے، بالکونی کا چکر لگا لیا مگر وہ کہیں نہ تھی۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ ابھی میں نے نیچے جا کر تمہاری خالہ سے بات کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ مجھے سیڑھی کی دوسری طرف بنے اسٹور روم سے مہرو کے بولنے کی آواز آئی۔ میرے قدم رک گئے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اسٹور کے دروازے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اندر سے صرف مہرو کی آواز آ رہی تھی، لیکن ایسے جیسے وہ کسی سے بات کر رہی ہو۔ کیا کہہ رہی تھی یہ میں کوشش کے باوجود نہیں سن سکی۔ اس نے بتایا تھا کہ ابن سعید اس سے اسٹور روم میں ملنے آیا تھا۔ اس کا مطلب وہ آج پھر ملنے آیا ہوا ہے۔ میں دروازہ پیٹ ڈالنا چاہتی تھی لیکن میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ جسم کسی پھوڑے کی مانند دکھنے لگا۔ میں بمشکل اپنا وجود گھسیٹتے ہوئے کچن تک لائی، پانی پیا اور وہیں کرسی پر ٹھہر گئی۔ لگ بھگ 2 گھنٹے بعد مہرو مجھے اپنے کمرے کی طرف جاتی دکھائی دی۔ میں جب اس کے کمرے تک گئی تو وہ سو چکی تھی، کھانا جوں کا توں رکھا تھا۔ میں نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا اور کھانے کی ٹرے لیے واپس آ گئی۔ اس کے بعد ہر دوسرے تیسرے دن وہ اسٹور روم میں بند ہو جاتی، کئی گھنٹے وہ بند رہتی۔ میں دستک دینے تک کی جسارت نہ کر پاتی۔ جتنی دیر دروازہ بند رہتا میں جلے پیر کی بلی کی مانند ادھر ادھر چکرائے پھرتی رہتی۔ کبھی جائے نماز بچھا کر سجدے میں گر پڑتی، کبھی تسبیح پھیرتے روتی رہتی۔ میری بے بسی انتہا پر تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس سے بات کروں، اپنا مسئلہ کس سے کہوں۔ بیٹی کے بدنام ہو جانے کا ڈر تھا اور ایک ماں کبھی نہیں چاہے گی کہ اس کی بیٹی کے متعلق کوئی اوٹ پٹانگ بات ہو۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی کہ اس سے پہلے کہ اس کا مرض لا علاج ہو جائے اسے نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے۔ جنات پر یقین تو تھا مگر مہرو کی سنائی کہانی پر یقین نہیں آتا تھا۔ دل میں ایک عجیب سا ڈر تھا اور اسٹور روم سے خوف آنے لگا تھا۔ میں عجیب مشکل سے 2-4 ہو چکی تھی۔ آخر تھک ہار کر اسے ماہر نفسیات کے پاس لے گئی۔ استطاعت نہ ہونے کے باوجود میں اسے شہر کے اچھے نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ بہت ہمت جمع کر کے اسے ساری صورتحال بتا ڈالی۔ میں اپنی بیٹی کا راز کسی سے نہیں کہنا چاہتی تھی لیکن اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ پہلے تو وہ کتنی ہی دیر دم سادے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ہمیں دیکھتا رہا۔ شاید اس کے پاس اس نوعیت کا یہ پہلا کیس آیا تھا۔ معاملہ کافی گمبھیر لگ رہا ہے لیکن آپ فکر مت کیجیے، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ یہ میں کچھ ادویات لکھ کر دے رہا ہوں، خیال رکھیے گا باقاعدگی سے دینی ہے۔ میز پر جھکے وہ کچھ لکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا، ادویات کے نام ان کا طریقہ کار سمجھا کر اس نے پرچہ میری طرف بڑھا دیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ مہرو سے سوال جواب کرے گا، اسے سمجھائے گا کہ جو کچھ وہ دیکھ رہی ہے یہ اس کا وہم ہے، ابن سعید کا کوئی وجود نہیں، مگر یہاں ایسا کچھ نہ ہوا۔ مجھے خاصی مایوسی ہوئی، ایسا محسوس ہوا کہ میں نے پیسے ہی ضائع کیے ہیں۔ میں ادویات لے کر گھر آ گئی۔ ادویات بھی کافی مہنگی تھیں۔ ادویات باقاعدگی سے دینے کے باوجود مہرو کی حالت ہنوز ویسی ہی تھی، بلکہ اب تو اس کی ابن سعید سے ملاقات کا سلسلہ روزانہ شروع ہو چکا تھا۔ وہ ہر روز 2-3 گھنٹے اسٹور روم میں گزارنے لگی۔ میں اسے روکنے کی صحیح کرتی تو میری عجب حالت ہو جاتی۔ کوئی پراسرار سا خوف گھیر لیتا، جسم میں بخار کسی کیفیت پیدا ہو جاتی اور غنودگی چھانے لگتی۔ ایک پریشانی مزید پیدا ہو گئی تھی۔ اس کی جسامت میں تو کوئی فرق نہیں آیا تھا مگر چال میں خاصا بدلاؤ پیدا ہو گیا تھا۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی جیسے سچ مچ امید سے ہو۔ ڈاکٹر نے 15 دن کے بعد آنے کو کہا تھا۔ میں 12 دن بعد ہی اس کے سامنے بیٹھی تھی اور روتے ہوئے اسے نئی مشکل سے آگاہ کر رہی تھی۔ یہ کیس اس کی سمجھ سے بالا تر دکھائی دے رہا تھا۔ کیس خاصا پیچیدہ ہے، مریضہ کا مرض خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ لگتا ہے آپ کی بیٹی خوفناک کہانیاں پڑھنے اور ڈراؤنی فلمیں یا ڈرامے دیکھنے کی شوقین ہے۔ ایسی چیزیں حد سے زیادہ دیکھنے کا اثر دماغ پر ہو گیا ہے۔ اکثر حالات میں حد سے تجاوز دماغی خلیوں کو متاثر کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر نے اپنے تئیں اس مرض کا سبب بیان کیا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے مہرو نے ایسا کوئی ڈرامہ فلم کبھی نہیں دیکھا، نہ وہ مطالعے کا شوق رکھتی تھی۔ میں نے یہ بات ڈاکٹر کو بھی بتائی۔ اچھا ایسا کریں،
مہرونسا کو ہسپتال میں داخل کروانا پڑے گا۔ وہ علاج اپنے زیر نگرانی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ مہرو کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ میں بھی اس کے ساتھ وہیں رہنے لگی۔ امی میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا، کیوں ہر وقت میرے لیے پریشان ہوتی رہتی ہیں؟ خدا کا واسطہ گھر واپس چلیں، ابن سعید روزانہ آتا ہوگا، مجھے نہ پا کر کتنا پریشان ہوتا ہوگا۔ امی پلیز گھر واپس چلیں۔ تیسرے دن وہ میرے آگے ہاتھ جوڑے بلک پڑی۔ مجھ سے اس کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی، لیکن میں نے دل کڑا کر کے اسے ڈانٹ دیا۔ وہ منتیں کرتی رہی اور میں نظر انداز کرتی رہی۔ ایک رات وہ ہسپتال سے جانے کیسے فرار ہو گئی۔ میں وضو کرنے گئی کہ اس کے پاس بیٹھ کر قرآنی آیات پڑھوں گی۔ واپسی پر اسے اپنے بستر پر نہ پا کر میں پریشان ہو گئی۔ آس پاس سبھی سے پوچھا، سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ میں بدحواسی کے عالم میں گھر کی طرف بھاگی۔ یقین محکم تھا کہ وہ گھر ہی گئی ہے۔ گھر میں داخل ہوئی تو اگربتی کی تیز بو میرے نتنوں سے ٹکرائی۔ جانے کیوں میں خوفزدہ سی ہو گئی۔ میں نے تمہاری خالہ سے اس خوشبو کا سبب پوچھا۔ انہوں نے اس خوشبو کے متعلق لا علمی کا اظہار کیا۔ اپنے پورشن میں جا کر محسوس کیا تو اندازہ ہوا کہ خوشبو اسٹور روم سے آ رہی تھی۔ دروازہ لاک تھا۔ مہرو یقیناً اندر تھی۔ میرے ٹھنڈے پسینے چھوٹ پڑے۔ میں گرنے کے سے انداز میں کرسی پر ڈھہ گئی۔ نگاہیں اسٹور روم کے دروازے پر جمی ہوئی تھیں۔ 2 گھنٹے بعد دروازہ کھلا۔ مہرو کا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی میری قریب چلی آئی۔ میں اب غصیلی نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی۔ کھانا لاؤں؟ وہ میرے غصے کو نظر انداز کرتی ہوئی مسکراتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگی۔ کھانا کہاں سے آیا؟ کس نے بنایا؟ میں یہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی مگر زبان اس وقت ساتھ دینے سے انکاری تھی، سو صرف سر ہی اس بات میں ہلا دیا۔ اس نے کچن کی بجائے اسٹور کا رخ کیا۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ ٹرے تھامے اسٹور سے نکلی۔ چہرے پر بلا کا سکون تھا۔ کھانے کی ٹرے میرے سامنے رکھ کر وہ میرے قریب بیٹھ گئی۔ میں مارے حیرت کے کبھی اس کا منہ تکتی، کبھی ٹرے کی طرف دیکھتی جس میں کئی طرح کے کھانے موجود تھے۔ کھاؤ نا امی، آپ کا داماد لایا ہے، پلیز کھا لو۔ اس کے چہرے پر مبہم سی مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ میں انکار کر دینا چاہتی تھی مگر کسی پراسرار طاقت کے زیر اثر خود بخود میرا ہاتھ ٹرے کی طرف بڑھ گیا، ایسے جیسے وہ پراسرار نادیدہ طاقت، وہ ابن سعید، مجھے اپنی موجودگی، اپنے سچ ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کھانا کھایا، اور کھانا بہت لذیذ تھا کہ میں نے پہلے کبھی ایسا کھانا نہیں کھایا۔ مجھے رغبت سے کھاتا دیکھ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے بعد میں چاہ کر بھی مہرو کو دوبارہ ہسپتال لے کر نہ جا سکی۔ میں خود کو ان دنوں بے بس محسوس کر رہی تھی۔ بیٹی کی حالت 8 آنسو رلاتی تھی۔ ایک دن میرے پاس آئی، لاڈ سے میرے قریب بیٹھ کر سر میرے شانے پر رکھ دیا۔ امی ایک بات کہوں، مانیں گی؟ میں بغیر کوئی جواب دیے بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ امی، تمہارے داماد کو یہاں آنے میں مشکل پیش آتی ہے، اس نے گھر بدلنے کو کہا ہے۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ بند کرو اپنی فضول حرکتیں، کوئی داماد نہیں ہے میرا، خبردار جو اب میرے سامنے داماد نامہ دہرایا تو۔ وہ یکدم منت سماجت پر اتر آئی، میرے برابر سے اٹھ کر میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اس کا رونا بلکنا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ میرا دل تڑپ اٹھا۔ دیکھ مہرو، ضد چھوڑ دے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ کوئی دوسرا گھر دیکھ سکوں، اتنے کرائے میں ایک کمرہ بھی نہیں ملنے والا۔ میں نرم پڑھ کر اسے اپنی مجبوری سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ پیسے میرے پاس ہیں، پیسوں کی فکر نہ کرو امی، بس گھر بدل ڈالو۔ وہ اندر اپنے کمرے میں گئی اور لا تعداد پیسے لا کر میری جھولی میں ڈال دیے۔ اس لمحے مجھے لگا میرا دل بند ہو جائے گا۔ اتنے پیسے مہرو کے پاس کہاں سے آ سکتے ہیں؟ کہیں سچ مچ تو نہیں جن زیادہ اس سے ملنے آتا؟ میرا دماغ معاف ہونے لگا۔ میں نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا۔ اس کی ضد کے آگے میں ہار مان گئی۔ مجھے گھر بدلنا پڑا، بہت پیاری بہنوں جیسی سہیلی کا گھر چھوڑ کر اجنبی لوگوں میں آنا پڑا۔ مہرو، ابن سعید کو وہاں اس گھر میں آنے میں مشکل کیوں پیش آتی تھی بیٹا؟ ایک دن میں نے اس سے پوچھا۔ نیچے والی خالہ ہر وقت قرآن پاک کی ریکارڈنگ جو سنتی رہتی تھی امی۔ کیا ابن سعید مسلمان نہیں؟ اسے قرآن پاک سے کوفت ہوتی ہے کیا؟ کیا وہ شیطانی جن ہے؟
दिमाग में नए सवालात जन्म लेकर मेरी बेचैनी को हवा देने लगे, लेकिन उसका कोई जवाब ना आया। जवाब मिल भी जाता तो मैं क्या कर सकती थी? मैं तो बिल्कुल बेबस थी, सिर्फ एक रब का सहारा रह गया था। या अल्लाह, मेरी महरू को तू इब्ने सईद के शर से बचा ले। या अल्लाह, इस मुसीबत से हमें रिहाई दिला दे। अपने रब से बहुत दुआएं की, मगर मेरी दुआएं कबूलियत का शर्फ ना पा सकीं। जाने इसमें रब की क्या मसलहत पोशीदा थी। वक्त पर लगा कर रो रहा था, कोई राह सुझाई नहीं दे रही थी। फिर हमने घर तब्दील कर लिया, यहाँ भी वही सिलसिला शुरू हो गया। अम्मा, मेरी गोद भरने में वक्त कम ही रह गया है। मैं तो ढेर सारी खरीदारी करना चाह रही थी, मगर इब्ने सईद ने मना कर दिया। एक दिन वो मेरे पास बैठे अजीब मुंह बसूरते हुए बातें कर रही थी। ऐसी बातें अक्सर सुनने को मिलती थी। मैंने जवाब में कुछ भी कहना छोड़ दिया था, बस खाली खाली निगाहों से उसका चेहरा तकती रहती थी। वो अपने हाल में मस्त अजीबो गरीब इंकशाफात करती रहती थी। अम्मी, मेरे लिए दुआ करो प्लीज़। एक दिन नाश्ते के बाद वो मेरे गले लगी और दुआ का कहकर स्टोर रूम में चली गई। मैं आवाज़ें ही देती रह गई। वो स्टोर रूम में बंद हो गई। मैं इस्तरारी कैफियत से 2-4 अंदर बाहर फिरने लगी। दरवाजे के करीब जाने के ख्याल से ही दिल कांप सा जाता। सुबह से शाम हो गई और वो बाहर नहीं निकली। मुझे तशवीश होने लगी तो डरते डरते दरवाजे के करीब चली गई। उथल पथल सांसों पर काबू पाते हाथ बढ़ाकर दस्तक दे डाली। कोई जवाब ना आया। दरवाजे से कान लगाया, कुछ सुनाई ना दिया। 2-3 बार दस्तक देने पर भी खूब खामोशी। मेरा दिल कांप रहा था। दबाव डालने पर दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था। मैंने हिम्मत करके अंधेरे में स्विच बोर्ड पर हाथ मारा तो कमरा रोशन हो गया। दीवार के साथ बिछी चारपाई पर महरू बेसुध पड़ी थी। महरू, मेरी बच्ची, क्या हुआ? आंखें खोलो। मैं तेजी से आगे बढ़ी और मारी घबराहट के उसका चेहरा जोर जोर से थपथपाने लगी। वो बेहोश थी। बरक रफ्तारी से किचन में पानी लेने पहुंची। चेहरे पर पानी फेंका। अम्मी, मुबारक हो, तुम नानी बन गई। महरू, होश करो, कैसी बातें कर रही हो? कहाँ है बच्चा? मैंने उसे एक बार फिर गनूदगी में जाते देखा तो बुरी तरह झंझोर डाला। ये देखो। उसने नीम व आंखों से अपने पहलू की तरफ इशारा किया। अगले लम्हे उसकी आंखें मुकम्मल खुल चुकी थीं। बच्चा, कहाँ है मेरा बच्चा? अम्मी, मेरा बच्चा कहाँ है? वो हलक के बल चीखी। अम्मी, खुदा का वास्ता है, उसे कोई नुकसान ना पहुंचाना। अम्मी, तुम्हें मेरी कसम, मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। अगले लम्हे वो मेरे आगे हाथ जोड़े बिलक रही थी। मैंने उसके हाथ थामकर लबों से लगा लिए। उसकी पेशानी दीवाना वार चूमने लगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। ऐसे हालात में क्या करना चाहिए, उसे कैसे संभाला जाए। मैं बस रोए जा रही थी अपनी बच्ची की अबतर होती हालत पर और अपनी लाचारी पर। वो रोते रोते हवास खो बैठी। मैं सारी रात उसके सरहाने बैठी रो रो कर अपने रब से रहम की भीख मांगती रही, मगर ना जाने उस रहीम और करीम को हम पर तरस क्यों नहीं आया। उसे बहुत मुश्किल से यकीन दिलाया कि मैंने उस बच्चे को नहीं छुपाया। पहले तो महरू समझी कि इब्ने सईद बच्चा अपने घर वालों को दिखाने ले गया है, लेकिन जब वो वापस नहीं आया तो महरू रोती रही कि इब्ने सईद उसका बच्चा धोखे से ले गया है। वो मुझे बताती थी कि अम्मी, मेरा बच्चा बहुत खूबसूरत था, बिल्कुल इब्ने सईद जैसा। मैंने बच्चे की पैदाइश की बहुत सख्त तकलीफ बर्दाश्त की। इब्ने सईद ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वो मेरे बच्चे को आखिर मुझसे जुदा करके क्यों ले गया? मेरी महरू अपने बच्चे के गम में चंद ही दिनों में दुनिया से मुंह मोड़ गई। आखिरी दिनों में उसका रोना बिलकना, उसकी आहुजारी देखी ना जाती थी। दिल फट फट जाता था, कलेजा मुंह को आता था। मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ ना कर सकी। खाला सरवत महरू की बर्बादी की दास्तां बयान करके खामोश हो चुकी थी। आंखें खला में जाने क्या तलाश कर रही थी। मेरी हिचकी बन चुकी थी, चेहरा आंसुओं से तर था और जिस्म बेजान हुआ जा रहा था। दिल महरू की बर्बादी पर तड़प रहा था। दिमाग तज़बज़ब का शिकार था कि क्या महरू किसी खतरनाक नफ्सियाती मर्ज में मुब्तला थी या वाकई किसी जिनजादे के जाल में फंसी हुई थी जिसने मासूम महरू को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करके छोड़ दिया था। लेकिन खाला सरवत को उस जिनजादे ने 2 निशानियां अपनी दिखाई थीं।
ایک کھانے کی صورت میں، دوسرا پیسوں کی صورت میں۔ آج بھی اس محلے کے رہائشی اس نوجوان ناگہانی موت کو یاد کر کے حیران ہیں، اور یہ معمہ کبھی حل نہ ہو سکا کہ آخر اس جنزادے نے معصوم مہر النساء کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔